नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, हमारे नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा था आज हम उसको लगभग पूरा करेंगे। इसमें आज हम 5 प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। पहली है परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या, तीसरी वास्तविक संख्या, चौथी काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। इनमें से दोस्तों हमको जो कंपटीशन जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं उसमें ज़रूरत यहाँ तक पड़ेगी वास्तविक संख्याओं की। ये काल्पनिक संख्याओं सम्मिश्र संख्याओं की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, इनकी इंजीनियरिंग वगैरह में जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम केवल इनका थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे कि क्या होती हैं ये काल्पनिक संख्याएं, क्या होती हैं सम्मिश्र संख्याएं, और परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने एक चर्चा अभी तक कई बार पढ़ा होगा ये परिमेय संख्याओं के बारे में, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर पढ़ा होगा अभी तक कई बार। तो अब एक नॉर्मल परिभाषा आप पढ़ते चले आए होंगे। कौन सी परिभाषा होती है वो, कि वे संख्याएं, उसको परिभाषा को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में इस परिभाषा को समझाऊंगा। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में, ये Q बना है, Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें हम मिटा दे Q लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या लगती थी, जहां Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जो नीचे संख्या है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान जीरो हो जाएगा तो ये अपरिभाषित रिजल्ट आ जाएगा, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा। तो इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी परिभाषा हम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो यही सर्वमान्य परिभाषा भी है, ये गलत नहीं, सही परिभाषा है बिल्कुल। लेकिन इसको समझने में, थोड़ा डिटेल से समझने में, इतनी पूरी बात समझ में नहीं आ पाती है। इसके लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, उनको मैं आज और डिटेल में बताऊंगा। तो परिभाषा ये होगी, जहां P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक। P और Q दोनों पूर्णांक हैं। तो देखिए दोस्तों, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और P तथा Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, या फिर इन्हीं को आनुपातिक संख्याएं भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। आनुपातिक, क्योंकि अनुपात के रूप में रहती है ना, तो इसी आनुपातिक संख्याएं, या फिर भिन्न संख्याएं भी बोल सकते हैं, क्योंकि बटे के रूप में रहती है, भिन्न संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या तो लिखा जा सके या पहले से लिखा हो। जैसे मान लीजिए कहीं 4 लिखा हुआ है, तो 4 के नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा। P/Q एक ही संख्या देखी तो 4 के बटे में कुछ नहीं होता, तो दोस्तों एक तो होता है ना, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए, चाहे एक का किसी भी संख्या में भाग दे दिया जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमारा काम बन जाता है। और एक से भाग देने से हमारा काम बन रहा है, क्योंकि ये P की तरह कार्य कर रहा है, ये Q की तरह कार्य कर रहा है, तो P/Q हो गए। ऐसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, 7 लिखा हुआ है, 7 ये लिखा हुआ है, तो 7 को कुछ नहीं है इसके बटे में, तो एक तो मान सकते हैं, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। मान लीजिए कहीं 2.3 लिखा हुआ है, 2.3 को हम ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में 10 आ जाता है, क्यों, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे कितना, एक के बाद एक जीरो, मतलब 10 आ जाता है। तो ये 23/10 भी एक परिमेय संख्या हो गई। ये P का मान हो गया 23 और ये Q का हो गया। ऐसे कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए 1.23 बटे इतना ही लिखा हुआ है, 1.23 लिखा हुआ है ये संख्या। अब यहाँ तो P और Q कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ये दशमलव जब हटाया जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो नीचे एक लगा के 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसको कैसे लिख लेंगे, 123/100 हो जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। तो या तो पहले से ऐसे लिखी दी हो, कहीं 3/5 दिया हो या 4/7 दिया हो, तो ये तो दिख रही है दोस्तों कि P/Q के रूप में लिखी, तो ये परिमेय संख्या है, P है, ये Q है। जब नहीं दिख रही हो तो हम कंडीशन के हिसाब से उसको वो बन जाती है। कैसे, जैसे 4 अकेला लिखा हुआ तो 4 के बटे में 1 तो लिख सकते हैं, तो 4/1, तो ये P और Q हो गया। ये 7 था तो 7 के बटे में 1, ये दशमलव वाली थी,
2.3 था, तो इसके बटे में कुछ नहीं दिख रहा था, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था तो 10 आएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो नीचे 100 आएगा। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही एक के बाद जीरो लगा के नीचे आ जाता है। पॉइंट के बाद अगर 3 बिंदु होते, जैसे मान लीजिए कहीं ये होता 2.134 ये लिखा हुआ, तो ये दशमलव हटाना है तो इसको कैसे हटाते हैं दोस्तों, 2.134 और बटे में दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो एक लगा के 3 जीरो रख दिए जाते हैं, 1000 आ जाएगा नीचे। ये होगा इसका, ये बन गई पी बटे क्यू के रूप की। तो या तो पी बटे क्यू के रूप में दोस्तों लिखी हो, नहीं लिखी हो तो उसकी होने की कंडीशन बन रही हो। कंडीशन कैसे बन जाएगी, जैसे 4 अकेला था तो 4 के बटे में 1 बन के 4 बटे 1 हो गया। तो ये भी ये अलग से कहीं से नहीं आया, क्योंकि गुणा और भाग में तो एक कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ एक लिख लिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वाली परिभाषा समझ में आई होगी। अब यहीं एक हमारे साथियों को किसी को कन्फ्यूजन रहता होगा, जब अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे उसमें होगा, जैसे 22/7 22/7 के बारे में कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। अब 22/7 होता क्या है, सभी ने पढ़ा, ये पाई का मान होता है, पाई का मान होता है दोस्तों 22/7। लेकिन ये दोस्तों पाई का वास्तविक मान नहीं है, पाई का ये वास्तविक मान नहीं है। पाई का वास्तविक मान 3.142 आगे लाखों करोड़ों तक इसकी खोज चलती जा रही, अभी तक इसका पाई का मान एक्चुअल नहीं मिल पाया, मतलब ये अंक समाप्त नहीं हो पाए हैं। तो पाई का एक निश्चित मान नहीं है, इसलिए पाई को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, और 22/7 एक परिमेय मान है। 22/7 परिमेय संख्या है जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 एक्चुअल में होता ही नहीं, ये तो इसका सन्निकट मान हम अपनी सुविधा के लिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन हमारी गणनाएं हो सकें, उसके लिए 22/7 मान लिया जाता है, क्योंकि लगभग वही होता है। लेकिन एक्चुअल मान पाई का तो अभी खोज ही नहीं हो पाई, आगे इसकी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी खोज नहीं हुई है पाई के मान की। तो ये 22/7 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और होता है ई बराबर 1.73 कुछ होता है, ई का मान आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ई भी, इसका भी एक्चुअल मान नहीं आ पाया है, तो ई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने परिमेय संख्या को जो अभी तक सामान्य रूप से जो परिभाषा पढ़ते आ रहे थे, उस परिभाषा को हमने समझ लिया कि वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पूर्णांक नहीं था तो दशमलव हटा के नीचे आया, दशमलव हटा लिया था यहाँ, जी मैंने बताया था 1.23 में, ये हटा के नीचे 100 आ गया था, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक आ गया, तो ये पी बटे क्यू के रूप की बन गई थी। तो ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या की जो डिटेल्ड परिभाषा है, इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं और इसको एक एक से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम ये डिटेल्ड परिभाषा समझते हैं। परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा है, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, सभी भिन्न, शांत दशमलव, ये दो बात, शांत दशमलव, अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव, अशांत और आवर्ती दशमलव, तथा सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जो अभी मैंने पी बटे क्यू की परिभाषा आपको बताई, उसको यहाँ से सब प्रूव हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याएं दोस्तों, तो प्राकृत संख्याएं क्या कह रही है लाइन, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इस यहाँ हर एक लाइन को ऐसा मानिए कि सभी प्राकृत संख्याएं, इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तो मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक तो मतलब सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। भिन्न, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव, सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, तथा सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इनके सभी के लिए एक लाइन सब में जुड़ी है कि जो प्राकृत संख्या वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या, ये सभी जितनी भी लिखी वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। मैं यहाँ आपको दिखाते जाता हूँ कैसे। प्राकृत संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं। तो प्राकृत संख्या कोई सी प्राकृत संख्या ले ली, 3 ले लीजिए, 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं ना, 3/1 पी बटे क्यू के रूप की हो गई। वो क्यू 0 तो नहीं है, यहाँ क्यू क्या है, 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, पहला प्रूफ। दूसरी, सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें से कोई सी भी संख्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए, तो 0 को भी 0 के बटे में क्या लिख सकते हैं,
एक तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका मान नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो पी बटे क्यू, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। कोई दूसरी पूर्ण संख्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 तो पहले ले ली, मान लीजिए 4 ले लीजिए, तो 4 के बटे में 1 मान सकते हैं। ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या थी, ये पूर्ण संख्या थी, तो पूर्ण संख्या तो 4 के बटे में 1 मान सकते, तो ये पी का मान हो गया, ये क्यू का, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ गई। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, तीसरा क्या बोला दोस्तों, सभी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। तो -5 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये पूर्णांक है ना, -4 -3 2, जैसे 0 1 2 3 4, ये सब पूर्णांक होते हैं। तो मान लीजिए -5 ले लीजिए, -5 को क्या लिख सकते हैं, -5 बटे 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ p का मान क्या हो गया, -5, और q का मान हो गया 1। तो p बटे q के रूप में तो हो गई ना ये, भले ही माइनस लगा हुआ है तो क्या हुआ, माइनस चिन्ह तो इसमें मान्य रहता है, परिमेय संख्याओं में माइनस चिन्ह के नहीं, सभी पूर्णांक इसमें आते हैं। तो p का मान हो गया -5 और q का हो गया 1। यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि q जो हर में जो संख्या है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 यहाँ है ही नहीं ना, 1 है ना, 5 के बटे में 1 तो मान ही सकते हैं हम, तो 5 के बटे में 1, तो ये भी मतलब पूर्णांक भी आ गए परिमेय संख्या। अब भिन्न, भिन्न कोई भी कौन सी होती है, चौथे नंबर पॉइंट है भिन्न। 3/5 एक भिन्न के रूप की संख्या कहलाती है, या 2 सही 3/5 कहीं लिखा हो तो इसे भी कैसे लिख लेंगे, 5 दून 10 3 13/5, ये भी होगी। तो इसमें भी दोस्तों ये p हो गया, ये नीचे वाला q हो गया, इसमें ये p हो गया, ये q हो गया, तो मतलब p बटे q के रूप में इसको भी लिख लिया, भिन्न को भी, तो भिन्न भी आ गई परिमेय संख्याओं की परिभाषा में। अब शांत दशमलव, दोस्तों शांत दशमलव क्या होता है, इस पर मैं एक दिन एक डिटेल चर्चा लूंगा शांत अशांत दशमलव के ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। शांत दशमलव वो होता है, मान लीजिए 20 है, 20 में 8 का भाग दे रहा है, 20 में 8 का, तो 8 दूनी 16, घटाया तो 4 बचा। अब अंक नहीं तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 हो गया, तो 8 पंचे 40, मतलब दशमलव के बाद 1 2 या 3 या 4 जितने भी स्थान पर जाके दशमलव खत्म हो जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए, तो वो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव वाली कंडीशन बोलते हैं। तो शांत दशमलव वाली कंडीशन में भी क्या होता है, ये परिमेय संख्या होती है। कैसे, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2.5 पहले से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दशमलव वाली कंडीशन, ये तो शांत ही ना, आगे कोई अंक नहीं, तो मतलब शांत दशमलव दिख रहा है। तो इसको करेंगे कैसे, ये दशमलव हटाएंगे, मैंने इससे थोड़ा देर पहले बताया था, तो 25 और बटे में नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद 0 नीचे आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर 2 अंक होते तो नीचे 100 आ जाता, 3 अंक होते दशमलव के बाद तो 1000 आ जाता। और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5/2। तो ये भी दोस्तों देखो, ये p आ गया, ये q आ गया, p बटे q के रूप की बनेगी, इसका मतलब ये दशमलव वाली संख्या में परिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 10 के बटे में 3, 10 में भाग दे रहे हैं 3 का, या फिर किस में दे, 10 में दे लीजिए या 20 में दे लीजिए 3 का, 20 में 3 का भाग देना है, कहीं लिखा हुआ है 20/3, तो 3 का भाग देंगे तो 30 छंगे 18, घटाया तो कितना बचा, 10 में से 8 की 2, दशमलव लगाया 0, 30 छंगे 18, 2 बचा, फिर से दशमलव तो लगाइए, तो 0 बढ़ाते हैं, 30 छंगे 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लगाइए, 30 छंगे 18, तो ये 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है दोस्तों, मतलब अशांत है, अशांत का मतलब शांत नहीं है, रुक नहीं रहा दशमलव, लेकिन आवर्ती, मतलब आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति, फिर से फिर से फिर से फिर से वही आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती दशमलव अंक, या फिर पुनरावृत्ति हो रही उसी एक ही अंक की 6 6 6 की, यहाँ कुछ भी भले ही हो, दशमलव के बाद का अंक एक ही सेम हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही 6 6 6, कहीं तक भी बढ़ाते हैं 6 6 ही आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6.6 का बार। जो अंक दशमलव के बाद बार बार आ रहा है, जो अंक दशमलव के बाद बार बार आ रहा है उस पर बार लगा देते हैं, तो कहते हैं 6.6 का बार। तो ये कंडीशन शांत दशमलव, ये अशांत आवर्ती दशमलव वाली कंडीशन है, ये भी क्या है, p बटे q के रूप की बन जाती है, क्योंकि इसका मूल रूप क्या था, 20/3 ही तो था, तो इसको क्या बोलेंगे p और इसको q, तो ये कंडीशन भी होगी कि p बटे q के रूप में ये अशांत आवर्ती दशमलव में आ जाता है, मतलब p बटे q के रूप में आ गया, तो मतलब परिमेय संख्या की श्रेणी में आ गया। अब दोस्तों एक और बचा, पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, इसको मिटा दिया जाए। पूर्ण वर्ग संख्या कैसी, ऐसी संख्याएं जो जिनका वर्गमूल करने पर, वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं, जैसे मान लीजिए 196 लिखा हुआ है, 196 का क्या होता है, 14 होता है, 14 आ गया अगर, तो 14 के बटे में 1 तो हम मान सकते हैं ना, तो ये p हो गया,
ये क्यू हो गया, तो पी बटे क्यू मतलब पूर्ण वर्ग संख्या इसमें आती है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 256, 256 है, 256 का वर्गमूल क्या होता है 16, 16 के बटे में 1 लिख सकते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो जितनी भी संख्याएं पूर्ण वर्ग वाली होती हैं जिनका वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर निकल आता है, वे सभी संख्याएं भी दोस्तों परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें एक दो चर्चा और बची है और वो भी करते हैं हम। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा को हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन से क्या हो जाएंगे, 0 एक परिमेय संख्या है, -5 एक परिमेय संख्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता हो, पूर्ण वर्ग संख्या उसी को बोलते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या वो परिमेय संख्या है। और 3.4 ये भी एक शांत दशमलव है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या वो परिमेय संख्या है। अब कहीं 2.3333 ये आ रहा है, तो ऐसे आता जा रहा है, तो इसी को 2.3 का बार लिख लेंगे, तो ये भी पूर्ण परिमेय संख्या है। मान लीजिए 2.171717 ऐसे दो अंक रिपीट हो रहे हैं या 3 अंक हो रहे हैं, तो ये भी बार बार आ रहा है, तो दोनों पे बार लग जाएगा, तो 2.17 पे बार, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब कौन सी बची देखो, पूर्ण संख्या आ गई। कोई भी संख्या एक ही लिखी, जैसे मान लीजिए 5 ही लिखा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। देखो प्राकृत संख्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई, और पूर्णांक आ गया, भिन्न आ गई, शांत दशमलव वाला आ गया, अशांत और आवर्ती दशमलव वाला आ गया, और सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं ये भी आ गई। सभी का मैंने एक एक उदाहरण ले लिया। ये देखो पूर्ण संख्या का, ये पूर्णांक का, ये भिन्न का, ये पूर्ण वर्ग संख्या का, और ये शांत दशमलव का, ये अशांत दशमलव का, ये भी अशांत दशमलव का, और ये अपना प्राकृत संख्या का। सभी उदाहरण इसमें आ गए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अब तो बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया और समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तब भी आप कितनी बार आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कहाँ दिक्कत है, वो आपको अगली क्लास में अगले वीडियो में आपको समस्या समाधान कर दिया जाएगा। अब इनके बारे में एक दो बात और दोस्तों, परिमेय संख्या कोई भी दो परिमेय, जैसे 2 परिमेय संख्या है, और 3 भी एक परिमेय संख्या है, 4 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, और हमने बताया कि 2.1 मतलब दशमलव वाली संख्या भी तो परिमेय संख्या होती है, या 2.54 ये भी तो एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि शांत दशमलव में आ रही है, या 2 बटे मान लीजिए ये 2 है, 3 है, 2 4 और 5 के बीच में मान लीजिए कोई भी 4.6 मान लीजिए, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है दोस्तों, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो, जैसे 2 और 3 दो परिमेय संख्याएं हमें पता है, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, या कहें तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये लाइन है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। एक बात ये होगी दोस्तों, एक बात और बतानी थी, ये बहुत ही खास बात है परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं का भी बस लास्ट बात है। परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग करने पर परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, घटाना किया जाए, भाग किया जाए, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये बात दोस्तों आप याद रखें। और आज यहाँ परिमेय संख्याओं की बात चर्चा समाप्त होती है। आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे तब उनमें चर्चा फिर से होगी। अब हम आते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। परिमेय संख्याओं की चर्चा समाप्त हुई, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अब यहाँ यही अपरिमेय संख्या तो थोड़ी सी चीज़ है समझने की। जब परिमेय संख्या के बारे में हमने ये सब चीज़ें पढ़ ही ली परिमेय संख्या के बारे में, तो सीधी सी बात है अपरिमेय संख्याओं में क्या हो जाएगा, एक लाइन में परिभाषा है, वो थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा दूंगा। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकें,
वही अपरिमेय संख्या, वही अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे कहें जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस परिभाषा को मैं डिटेल से समझाता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं के रूप में वे संख्याएं जो P1 के ग्रुप में न लिखी जा सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या फिर इसी को कहें जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सीधी सी बात अगर कहा जाए दोस्तों, तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकल पाए, जैसे √3, √7, √8, √2, √5, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकल पाए, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आगे बढ़ता ही चला जाएगा, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरा, अशांत, अगर दशमलव के रूप में पूछा जाए तो अशांत तथा अनावर्ती, मतलब दशमलव ना तो शांत हो और ना ही पुनरावृत्ति हो। जैसे मान लीजिए पाई का मान ही होता है 3.1 4 7 2 5 8 9 7, ऐसे बढ़ता चला जाए। जैसे कोई भी मान, किसी और संख्या का मान, कोई मान ले, कोई मान है कि 5.7685323257004 ऐसे कुछ भी बढ़ता चला जाए, तो ये संख्या मतलब ना तो ये कोई पुनरावृत्ति हो रही मान की कि कोई सीक्वेंस में आ रहा हो कि 2 3 5 फिर 2 3 5 2 3 5 3 4 7 3 4 7 3 4 7 2 1 3 2 1 4 2 1 4 2 1 4 कुछ भी आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं आ रहा सीक्वेंस, और ना ही ये कहीं शांत हो रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अधिकांशतः संख्याएं तो परिमेय संख्याओं की श्रेणी में ही चली जाती हैं। अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? जिनको वर्गमूल से बाहर पूरी तरह पूर्णांक के रूप में बाहर ना निकल पाए। जैसे अब इसका कोई वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्णांक तो बाहर नहीं आएगा, तो ये वे संख्याएं जिनका पूर्णांक के रूप में बाहर ना निकल पाए वर्गमूल से। पूर्णांक भी मतलब कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, या तो शून्य या फिर धनात्मक पूर्णांक के रूप में बाहर न निकल पाए वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको अपरिमेय संख्याएं भी समझ में आ गई होंगी। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी दोस्तों 2-3 बातें हैं जिनको देख लीजिए जल्दी से। जो परिमेय के बारे में थी वैसे ही अपरिमेय के बारे में। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं या होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी कंडीशन, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अगर जोड़ा जाए तो अपरिमेय रिजल्ट ही प्राप्त होगा। जोड़ने वाली बात हो रही है, केवल जोड़ने पर। परिमेय संख्या में दोस्तों चारों क्रिया में जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी में परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही थी। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में केवल जोड़ने की क्रिया पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, और घटाने पर परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए -3 और -3 घटा दिए, -3 में से -3 √3 है, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय, तो 0 आ गया। लेकिन 0 तो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो केवल किसमें जोड़ने पर क्या होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब गुणा करने पर भी दोस्तों परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए √2 √3 का गुणा किया जा रहा है, ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं। √, कितना आएगा? 6, ये भी क्या हुआ? अपरिमेय। √6 तो अपरिमेय ना, क्योंकि इसका पूर्ण संख्या के रूप में आ ही नहीं पाएगा इसका वर्गमूल। अब अगर कहीं सेम संख्या है
गुणा में अगर सेम संख्या है 3 3, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, और 9 का कितना होता है दोस्तों 3, और 3 ये पूरा पूर्णांक के रूप में बाहर आ गया, धनात्मक पूर्णांक के रूप में बाहर आ गया, तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय। तो इसलिए मैंने बताया ऐसे ही भाग में दोनों भाग का और देख लीजिए, भाग में अंडर रूट 15 लिखा हुआ है, कहीं नीचे अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 15/3, अंडर रूट में 5 बचेगा। ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। लेकिन अगर यहीं कहीं सेम संख्या होती, मान लीजिए अंडर रूट 5/5 लिखा हुआ होता भाग में, तो क्या बचता? ये अंडर रूट में 5/5 1 बचता, और 1 का वर्गमूल कितना होता? 1, तो ये तो अपने आप में परिमेय हो जाता। फिर क्या हो जाता दोस्तों? परिमेय। तो इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए अलग अलग कंडीशन है। जोड़ अगर करेंगे दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि अंडर रूट 2 है और प्लस अंडर रूट 3 है। इसको जोड़ेंगे भी तो यही आ जाएगा, पॉइंट में जोड़ेंगे तब भी वैसा ही आएगा, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ही रहेगा, तो ये अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन घटाना गुणा और भाग की कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। घटाना की कंडीशन में देखो 0 आ गया, सेम संख्या मतलब अगर घटाएंगे तो परिमेय संख्या आ जाएगी, और अलग संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय आएगी। ऐसे ही गुणा में अगर सेम संख्या है तो परिमेय आ जाएगी, और अलग अलग है, ये 3 है ये 2 है, तो ये अपरिमेय होगी। ऐसे ही भाग में अगर सेम संख्या है 5 5 है, जैसे मान लो 3 3 होता, तो परिमेय संख्या आ जाएगी, और भिन्न भिन्न संख्या है अलग, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने वास्तविक संख्याओं की परिभाषा पहले से बोर्ड पर लिख के रखी है आपको, अब बारीकी से एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों अगर सीख ली, पढ़ ली हैं, तो जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के सम्मिलित परिवार को क्या कहा जाता है दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहा जाता, वो वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तो दोनों के संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो देखिए, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, ये वाली परिभाषा पहले दीजिए। परिमेय प्लस अपरिमेय के सम्मिलित समुच्चय या सम्मिलित परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरी कंडीशन और क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर, संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन आपने पढ़ी है दोस्तों, ये यहाँ बीचों बीच में 0 माना जाता है, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक जाता है, ये डॉट 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 आगे प्लस का अनंत तक जाता है। बीच में यहाँ दोस्तों 1 है तो 1/2 भी होता है, यहाँ 3 है तो यहाँ आगे और संख्याएं भी होती हैं, बटे वाली होती हैं, 4.5 भी होता है, ये 5 है तो 5.6 भी होगा। ऐसे इधर देखा जाए तो इधर पढ़ेंगे तो -1.2 भी होगा, -2/3 भी होगा। जो भी संख्या होगी यहाँ आगे नंबर लाइन पर बटे वाली और दशमलव वाली सभी संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। तो इसका मतलब जो नंबर लाइन पर जो संख्याएं आ रही वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वे सभी संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तीसरी बात, तीसरी और सबसे खास बात, ये परिभाषा जो मैंने लिखी है, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक पॉजिटिव या शून्य प्राप्त हो, भले ही भिन्न के रूप में हो या पूर्णांक के रूप में हो। ये परफेक्ट परिभाषा है दोस्तों, इसे आप याद रख लेंगे तो इन सभी चीज़ों को याद रखने में कोई भी बिल्कुल भी परेशानी किसी भी प्रकार की आपको नहीं आएगी। तो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर, कोई भी संख्या लिखी है, कोई पूछ रहा है हमको कि -3/4 है, ये वास्तविक संख्या है क्या? अब हम कैसे बताएंगे है कि नहीं? तो क्या करेंगे, जिसका वर्ग करने पर मान धनात्मक होना चाहिए या शून्य होना चाहिए, चाहे भले ही वो भिन्न के रूप में हो, चाहे, तो इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करिए तो 3 का वर्ग क्या आ जाएगा? माइनस माइनस तो 2 बार वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9/4 का 16, 9/16। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि धनात्मक हो भले ही भिन्न के रूप में हो। तो हाँ, भिन्न के रूप धनात्मक है, लेकिन भिन्न के रूप में तो क्या होगा? धनात्मक तो है, तो ये क्या है? वास्तविक संख्या है। दूसरी संख्या ले लीजिए 2.5, इसका वर्ग कीजिए। कोई कहिए वास्तविक संख्या है क्या? तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 2.5 का वर्ग 25 का वर्ग होता है, 25 25 625,
तो एक अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 6.25। तो ये धनात्मक है। क्या बोला जा रहा है कि जिसका वर्ग करने पर मान धनात्मक या शून्य प्राप्त हो, भले ही भिन्न के रूप में हो या पूर्णांक के रूप में। तो ये पूर्णांक के रूप में नहीं, भिन्न के रूप में ही माना जाएगा ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे 625 बटे में 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दशमलव बटे का नीचे 100 आ जाएगा। तो ये भी भिन्न के रूप में आ गया, तो इसका मतलब ये भी वास्तविक संख्या है। और मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्या में लगभग सभी संख्याएं आ गई थी, तो यही फिक्स पहले से हो गया था कि ये सभी संख्याएं जिस प्रकार की होंगी वो क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब मान लीजिए कोई कहे क्या √3 या √5 ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्या की चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उस संख्या का वर्ग कर देंगे बस। √3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो 3 तो एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है तो वो वास्तविक संख्या भी है। तो मतलब यहाँ से ये भी प्रूव हो गया, 3 जिसका वर्ग करने पर जो मान आया वो धनात्मक आया। और यही कह रहा है कि अगर वर्ग करने पर मान धनात्मक या फिर शून्य प्राप्त हो जाए तो धनात्मक प्राप्त हो गया, तो ये मतलब वास्तविक संख्या है। मतलब √3 भी वास्तविक संख्या है, √5 भी वास्तविक संख्या होगी। यहाँ ये परिमेय की श्रेणी में नहीं आ रही थी, लेकिन किस में आ रही थी, अपरिमेय आ रही थी ना। ये √3 √5 ये अपरिमेय संख्याएं थी, लेकिन वास्तविक में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित होती है ना, तो ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। और चेक हमने कहाँ से कर लिया, इनका वर्ग करके। कोई भी संख्या है दोस्तों, आपको अगर चेक करना है कि वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो बस उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर अगर उसका मान या तो शून्य प्राप्त हो जाए, या कोई धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाए, या फिर कोई पूर्णांक प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या क्या होती है, पूर्णांक या भिन्न के रूप में भी, चाहे भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, बात मतलब 3/2, 5/7 ऐसी भी हो सकती है, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। तो दोस्तों तीनों परिभाषाएं हमने समझ ली। एक तो कौन सी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित परिवार को या संयुक्त परिवार को या समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, तो संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, जो मैंने यहाँ लिखी है ये वाली, तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण और खास परिभाषा कि उस संख्या जो है उसका वर्ग करके देख लीजिए आप, वर्ग करके जो मान प्राप्त होगा वो तो या धनात्मक या फिर शून्य प्राप्त हो, चाहे भले ही वो भिन्न के रूप में आ जाए, चाहे पूर्णांक के रूप में आ जाए, धनात्मक या शून्य प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो कुछ उदाहरण है वास्तविक संख्या, जैसे 0 एक वास्तविक संख्या है, 2.5 वास्तविक संख्या है, -5/7 वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसका भी वर्ग करेंगे तो धनात्मक मान प्राप्त हो जाएगा। 2/5 ये भी वास्तविक संख्या है। पाई, वहाँ पाई किसमें थी, अपरिमेय, लेकिन वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित होती है ना, तो ये पाई भी, ई भी वास्तविक संख्या है। ये भी उदाहरण कुछ और रह गए, √3, √5, √7 ये भी सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वास्तविक संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब ये छोटी छोटी 2 संख्याएं रहेंगी, इनको अभी पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब है काल्पनिक संख्या। ये हमारे सिलेबस में, इस कंपटीशन वाले एग्जाम में नहीं जरूरत पड़ेगी इसकी ना, सम्मिश्र संख्याओं की, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं इनको हम। काल्पनिक संख्या क्या होती है दोस्तों, काल्पनिक मतलब ये इन्हीं को आभासी कह सकते हैं या फिर अवास्तविक कह सकते हैं। ये वास्तविक हैं तो ये काल्पनिक वाली को क्या बोल सकते हैं, अवास्तविक बोल सकते हैं या आभासी बोल सकते हैं। इन्हीं को इमेजिनरी बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसी संख्याएं दोस्तों जिनकी वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल इनकी कल्पना की जा सकती है, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल उनकी कल्पना की जा सकती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं या फिर आभासी संख्याएं या फिर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। कैसी संख्याएं दोस्तों, वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को काल्पनिक संख्या, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ -3, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ -4, कहीं लिखा हुआ है -16, ऐसी कोई संख्या होती नहीं है दोस्तों, इनको केवल
काल्पनिक रूप में माना जाता है तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं दूसरे रूप में कि वो संख्या जिसका वर्ग करने पर भी मान ऋणात्मक प्राप्त हो, वो संख्या जिसका वर्ग करने पर भी मान ऋणात्मक प्राप्त हो, उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे इसमें √3 का वर्ग करेंगे, तो वर्ग से रूट का चिन्ह तो हट जाएगा, तो -3 बचेगा, -3 बचेगा। तो ये भी क्या एक संख्या क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जैसे कंडीशन इसकी यही है कि जो संख्या अस्तित्व में नहीं हो, क्योंकि माइनस की संख्या वर्गमूल के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं रखती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोला जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल कल्पना की जा सकती है, उनको क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। और याद रखने का यही तरीका है कि जो अंडर रूट चिन्ह है उसके अंदर माइनस चिन्ह वाली जितनी भी संख्या होंगी वो सभी काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट है दोस्तों सम्मिश्र संख्या, इसे और देख लीजिए और फिर अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बनी थी, वास्तविक संख्याएं बनी थी। परिमेय और अपरिमेय को मिला के परिमेय प्लस अपरिमेय को मिला के क्या बनी थी, वास्तविक संख्या बनी थी। वैसे ही वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के योग अथवा अंतर से बनी संख्याओं को सम्मिश्र संख्या यानी कोई जटिल संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे परिमेय और अपरिमेय मिलाकर वास्तविक संख्याओं को परिवार बना रही थी, वैसे ही वास्तविक और काल्पनिक मिलकर सम्मिश्र संख्याओं का निर्माण करती हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग या अंतर के रूप में संख्या मिलती है। इसमें एक भाग जैसे a प्लस आयोटा b, इसे आयोटा पढ़ते हैं, आई बराबर जो साइन है आयोटा पढ़ते हैं। और आयोटा का मान क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट में -1। अगर इसका वर्ग किया जाता है तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ये आप याद रख लेना, ये आपको आगे आयोटा के मान की कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो आयोटा का मान, इसे आयोटा चिन्ह बोलते हैं, आई का चिन्ह से दर्शाते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसका आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1। तो ये अंडर रूट में अगर -1 है तो दोस्तों ये अपने आप में खुद ही काल्पनिक संख्या हो गई। और आयोटा स्क्वायर इसका वर्ग कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर वर्ग से ये वाला रूट हट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे इसका भी वर्ग किया जाएगा तो ये हट जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाता है दोस्तों, -1। तो जो काल्पनिक संख्या होती है वो a प्लस आयोटा बी के रूप की या a माइनस आयोटा बी के रूप की होती है। जिसमें ये वाला भाग होता है इसको दोस्तों वास्तविक भाग बोलते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या से मिलकर बना होता है। और ये आयोटा बी वाला भाग होता है, इसको काल्पनिक भाग बोलते हैं। इसको काल्पनिक भाग बोला जाता है आयोटा बी वाली, या माइनस के रूप में भी हो सकता है, या प्लस के रूप में भी हो सकती है। मतलब एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या के जोड़ या घटाना से, मतलब योग या अंतर से कौन सी संख्या बनती है, सम्मिश्र संख्या बनती है। अगर इसमें मान लीजिए कि b का मान 0 है, मतलब काल्पनिक भाग 0 है, तो a प्लस आयोटा गुणा 0, तो a प्लस 0 बराबर a ही रहेगा। तो ये तो एक वास्तविक संख्या ही हुई। तो मतलब काल्पनिक संख्या में अगर वास्तविक उसका सम्मिश्र संख्या में अगर काल्पनिक भाग 0 हो तो ये कौन सी संख्या ही बचेगी, वास्तविक संख्या ही बचेगी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या हो सकती है अगर उसका काल्पनिक भाग 0 हो। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है यदि उसका काल्पनिक भाग 0 हो। मतलब यहाँ b का मान अगर 0 होगा तो 0 रखेंगे तो 0 में आयोटा का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो अकेला a वास्तविक संख्या बचेगी। तो वास्तविक संख्या को, प्रत्येक वास्तविक संख्या तो ऐसी सम्मिश्र संख्या हो सकती है ना जिसका वास्तविक काल्पनिक भाग 0 हो। तो आज दोस्तों हमने ये 5 संख्याएं पढ़ी, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक, सम्मिश्र संख्याएं।
आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हमारी लगभग ये संख्याओं की परिभाषाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप कुछ आगे जो भी और बातें बची होंगी नंबर सिस्टम में उनको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, मुझे और क्या क्या बताने की ज़रूरत है। तो अगर चैनल अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।